नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन। तो आज हम इसके गद्य भाग में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जो एक यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय और धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं। धर्मवीर भारती, इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 1997 ईस्वी में हुई है। अब हम धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है। और साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, बच्चों ये एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है धर्मयुग, इसका इन्होंने संपादन किया। इसी की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय भी हुए थे। इससे पूर्व ये भारतीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य के दर्शन हमें होते हैं। यहाँ पर इनके काव्य में या इनकी रचनाओं में लोक जीवन की सजीव झांकी भी हमें मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश ये उपन्यास हैं बच्चों, और ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना बीबी व आद्यांत ये काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान ये इनके कहानी संग्रह हैं। अंधा युग एक पद्य नाटक है। और ठेले पर हिमालय जो आज हम पढ़ेंगे, कहनी अनकहनी व पश्यंती इनके निबंध संग्रह है। तो आइए, इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन करके पाठकों के दिलों को जीता है। तो आज हम जो यहाँ पर इनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठेले पर हिमालय। बच्चों, ये शीर्षक आपको अजीब जरूर लग रहा होगा कि ठेले पर हिमालय। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। तो लेखक जब ठेले पर बर्फ की सिलों को देखता है तो उसे भी अपनी कौसानी की गई यात्रा का स्वर्णिम दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है। तो आइए आज हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं। तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। तो यहाँ पर लेखक खुद कह रहे हैं कि जो ये शीर्षक है वह दिल को भाने वाला है और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। तो लेखक ने जो अपने यात्रा वृत्तांत का ये शीर्षक लिखा है, इनको ये बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की ही बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से बाफ उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया। तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि जो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है वह उन्हें बहुत आसानी से बैठे बिठाए मिल गए। तो उन्होंने यहाँ पर एक विवरण दिया है कि वह पान की दुकान पर अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़े थे। तभी क्या आया, वहां पर एक ठेले वाला आया और ठेले पर बर्फ की सिले लदी हुई थी। तो जो उनके मित्र थे, ये उपन्यासकार मित्र थे, उनका जन्म स्थान क्या था बच्चों? अल्मोड़ा था। तो वहाँ पर बर्फ से भरे हुए पहाड़ उनको दिखाई देते हैं। तो वह जब बर्फ की भाप को देखने लगे तो उसमें खोए हुए ही रह गए। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तो इसी वाक्य से लेखक के मन में ये शीर्षक कौंध गया।
ठेले पर हिमालय पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। तो यहाँ पर लेखक नई कवियों को बोल रहा है कि वह इस शीर्षक को ले सकते हैं और इस पर नई कविताएं लिख सकते हैं। या फिर अगर नई कविता से नाराज हो तो सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे, उतर आओ ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो पान की दुकानों पर बिको। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नए जो कवि हैं, जो नई कविताएं लिखने के शौकीन हैं, वह इस शीर्षक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कविताओं को बना सकते हैं। या फिर नई कविताएं पसंद नहीं हैं तो वह इस बर्फ के ऊपर गीत भी लिख सकते हैं और इस बर्फ को आह्वान करें कि नीचे उतर आओ, कहाँ उतर आओ, जो बर्फ पर लदी हुई है। और ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो नए कवियों, उन्होंने कहा है नए कवियों तुम ऊंचे आसमान में बर्फ की तरह क्यों लदे बैठे हो, मतलब उनको अपने कवित्व पर इतना गर्व क्यों है। तुम भी ठेले पर लदो, ठेले पर लदी हुई साधारण बर्फ की तरह तुम भी जमीन पर पैर रखो और पान की दुकानों पर बिको, पान की दुकानों पर आओ। पान की दुकानों पर अक्सर कवियों में गुफ्तगू हुआ करती थी, तो शायद यहाँ पर लेखक ने पान की दुकानों पर बिको यहाँ पर इसीलिए कहा है। आगे पढ़ते हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। तो ये सारी बातें उनके मन में आई और उन्होंने अपने मित्र को ये सारी बातें बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। अब जो कवि के मित्र थे, बर्फ की सिल्लियों को देखकर उन्हें अपना अल्मोड़ा याद आ गया था, तो वह कवि लेखक की बात पर हंसे तो सही, लेकिन बर्फ उनके मन को खरोच गई। उस बर्फ को देखकर उन्हें अपना जन्म स्थान अल्मोड़ा याद आ गया। खरोच गई मतलब उनके दिल में दर्द उत्पन्न हुआ कि वह अपने निवास स्थान से, इतने सुंदर नैसर्गिक स्थान से इतने दूर हैं जहाँ पर बर्फ दिखाई नहीं देती। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके मित्र को अपने जन्म स्थान की याद आ गई क्योंकि उन्होंने बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत को अपने जन्म स्थान पर बिल्कुल पास से देखा है, 50 मील से। तो यहाँ पर बहुत सारी देखो बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं दी उन्होंने। बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा, हिमालय के जो सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं तो उनको कैसे देखा है, चांद तारों से बात करते हुए देखा है। वह शिखर ऐसे लगते हैं जैसे कि वो आसमान को छू रहे हों। चांदने में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में, और जो उसकी जो बर्फ है वह चांदनी के प्रकाश में हल्की नीली लगती है और कैसा लगता है जैसे कि वह आकाश में नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलती है और जगमगाती है। तो इन्होंने बर्फ से आच्छादित शिखरों का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। तो उन्होंने बिल्कुल पास से देखा है, वह उसके सानिध्य में हमेशा रहे हैं, तो उनके मन पर हिमालय की बर्फ ऐसी खरोंच, ऐसी याद छोड़ जाती है और जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। तो उनके दिल में जो हुक है, वो बर्फ जो उन्होंने हमेशा देखी है, जब वह ठेले पर लदी हुई बर्फ को देखते हैं तो उन्हें वह बर्फ याद आ जाती है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। तो लेखक ने अब अपनी बात बता दी कि उन्होंने भी यह बर्फ देखी है। तो उन्होंने कैसे देखी है बर्फ, आगे पढ़ते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी गए। तो लेखक यहाँ पर कोसानी गए थे, क्यों गए थे, बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए। तो बच्चों लेखक के साथ साथ हम भी अब कोसानी ही चलते हैं।
नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। तो लेखक कोसानी कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले वो नैनीताल गए, नैनीताल से फिर कहाँ गए वो? रानीखेत, फिर रानीखेत से कहाँ गए? मजकाली, और फिर मजकाली के भयानक मोड़ों को उन्होंने पार किया। तो कहाँ पहुंचे वो? कोसी पहुंचे। तो आप अगर कोसानी की यात्रा का कोई वर्णन से प्रश्न आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू की। तो यात्रा कहाँ से शुरू की है वो? नैनीताल से। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कोसानी। अब कोसी पहुंचने पर एक सड़क तो अल्मोड़ा और दूसरी कोसानी चली जाती है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। तो कोसानी के से पहले कोसी तक पहुंचने का जो रास्ता है उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है कि वह कष्टप्रद है, सूखा है, कुरूप है। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया अर्थात नया नया, जिसने नई गाड़ी चलानी सीखी हो, और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। पीले पड़ चुके का मतलब है डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि एक तो उबड़ खाबड़ पर्वतों वाला रास्ता और उस पर जो ड्राइवर था वो लापरवाह था और नौसिखिया था। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे। तो कोसानी जाने वाले कौन थे? सिर्फ लेखक और उनका कोई मित्र। वहां उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई तो कोसी पर ही वह उतर गए, क्योंकि बस कहाँ जा रही थी? बस तो अल्मोड़ा जा रही थी और उनको कहाँ जाना था? उनको कोसानी जाना था। सामने एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तो वह कोसानी जाने वाली बस के इंतजार में कहाँ बैठ गए? एक टीन के शेड के नीचे, काठ की बेंच, लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, दूसरी बस आकर रुकी, और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। वो दोनों बैठे थे और जब अगली बस आई तो उसमें से कौन उतरे? प्रसन्न चित्त शुक्ल जी उतरे। तो उनको देखकर उनकी जान में जान आई, उन्होंने राहत महसूस की। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म की पुण्यों से ही मिलता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शुक्ल जी अब उनके सफर के साथी बनने वाले थे, तो उनके कोई पुण्य कर्मी थे पिछले जन्म के, जो उनको ये साथी अब सफर में मिला है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था, क्योंकि कोसानी जाने का उत्साह किसने दिलाया था? शुक्ल जी ने ही इनको दिलाया था। और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काबू हो जाया करती थी। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि शुक्ल जी न तो कभी थके हुए दिखते थे, न परेशान दिखते थे और न ही वह सुस्त दिखते थे। तो उनको देखकर लेखक की और उनके मित्र की थकान भी उतर गई। आगे देखते हैं। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? शुक्ल जी के साथ एक व्यक्ति और था, तो उसको यहाँ पर लेखक ने क्या बोला है? नई मूर्ति कौन है? तो उन्होंने सोचा ये तो उसे जानते ही नहीं है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिलजोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। तो लेखक कह रहे हैं कि जो शुक्ल जी के साथ एक व्यक्ति था उसका पूरा शारीरिक परिचय यहाँ पर दे दिया है उन्होंने, और उनके जो बगल में लटका हुआ था उनको समझ में नहीं आया कि वो थर्मस था या कैमरा था या बाइनाकुलर। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। तो जो शुक्ल जी के साथ व्यक्ति था उसकी चाल कैसी थी? अटपटी चाल थी। तो लेखक उनको देख रहे थे। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर। तो लेखक का शरीर भी कैसा ही है? पतला दुबला सीकिया। तो उन्होंने अपने जैसा ही उसको बताया है यहाँ पर। उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़ कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन।
तो यहाँ पर उनको लेखक को उत्सुकता हो रही थी कि वह आदमी शुक्ल जी के साथ कौन है। तो शुक्ल जी ये बात समझ गए, ताड़ कर ये बात समझकर शुक्ल जी ने फिर उसका परिचय करवाया कि यह मशहूर चित्रकार सेन है। तो बच्चों यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि ये ऐसा आदमी कौन था, ये मशहूर चित्रकार सेन था, या फिर ये प्रश्न भी बन सकता है कि मशहूर चित्रकार के चरित्र चित्रण को बताओ या उसकी क्या विशेषताएं थी। तो ये सारी बातें हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। तो उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने जो चित्र बनाए, उन पर क्या मिला है? अकादमी से पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। अब जो अपरिचित था वह आपस में घुल मिल गए। कितना मीठा था हृदय से वह। तो जो सेन चित्रकार थे, हृदय से मीठे का मतलब उनका व्यवहार कैसा था? मधुर व्यवहार था। वैसे ही उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए और उनकी और भी चीजें थी जो आगे देखने पर उनको मिली। कोसी से बस चली। अब वह कोसी से चले हैं कहाँ की ओर? कोसानी की ओर। तो चलो साथ में चलते हैं। तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, ये बच्चों नदी है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी नदी है उसका यहाँ पर विवरण दिया है इन्होंने। किनारे को छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। तो जब कोसी से कोसानी की तरफ चले तो सबसे पहले कौन सी घाटी पड़ी बच्चों? सोमेश्वर घाटी। तो इसका अगर कोई प्रश्न आए तो आप यहाँ पर लिखना, सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे पर छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे सोमेश्वर की घाटी में, एक के बाद एक बस स्टेशन, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। तो ये सोमेश्वर की घाटी का वर्णन आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। तो सड़क जो जा रही थी, जिस पर उनकी बस चल रही थी, तो वहाँ पर कभी कभी चीड़ वृक्ष के जंगल भी आते थे जो निर्जन थे। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। तो यहाँ पर जो सड़क है ना बच्चों, वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई और कंकरीली पीठ जैसे। तो अजगर से तुलना यहाँ पर सड़क की कर दी है। अब अजगर से क्यों की है? क्योंकि वह भी टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर नीचे है, रेंगती हुई सी दिखाई दे रही है। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस बच्चों, जब थकान के बाद हल्की सी नींद के झोंके आने लगते हैं, उससे हम बोलते हैं। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब जब कोसानी के पर्वतीय सौंदर्य को देखने के लिए लेखक आए हैं, तो वह यहाँ पर निराश क्यों हो रहे हैं? धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और निराश हो रहे हैं, क्यों? देखते हैं हम। अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। तो कितने मील चले आए बच्चों? 18 मील चले आए। कोसानी सिर्फ 6 मील दूर है और अभी वो 6 मील दूर भी है। तो कितने हो गए वो? 24। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कोसानी कोसी से कितनी दूर है। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर बता दोगे। कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था? उन्हें अभी उस सौंदर्य के दर्शन नहीं हुए जिसके बारे में वह सुनकर यहाँ पर आ गए हैं। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। तो जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो जिन व्यक्तियों ने पहले उस स्थान पर यात्रा की हो तो वह हमें उस बारे में जरूर बताते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक के एक सहयोगी ने उन्हें बताया था कि कश्मीर से ज़्यादा कोसानी सुंदर है, उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी तक लेखक इस सौंदर्य से वंचित हैं और परेशान भी हैं कि ऐसा कोसानी में क्या है जो सब इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं।
गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। बच्चों यहाँ पर भी देखो एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने अनासक्ति योग कहाँ लिखा था? कौसानी में लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसने कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है? किसने कहा था बच्चों? ये गांधी जी ने कहा था। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं गांधी जी ने अनासक्ति योग यहाँ पर लिखा था, स्विट्जरलैंड के समान इसको सुंदर बना दिया था, बता दिया था, फिर इतनी प्रशंसा के योग्य तो उनको वो स्थान लग ही नहीं रहा। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और वह अपना जो संशय था कि ये स्थान इतना सुंदर तो नहीं लग रहा, तो किसको कहते थे? वो शुक्ल जी को कहते थे। और ज्यों-ज्यों कौसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में शोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। और जैसे जैसे वह वहाँ पहुँचे, कौसानी की तरफ पहुँचने लगे, तो उनको क्या होने लगा? अधैर्य होने लगा, असंतोष होने लगा और शोभ, दुख होने लगा कि हम यहाँ पर इतनी दूर आए लेकिन सौंदर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं थी, वो चुप थे, क्योंकि उन्हें तो पता था नैसर्गिक सौंदर्य के दर्शन इन्हें जरूर होंगे, लेकिन अभी ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। तो ये अगर प्रश्न आता है कि कौसानी कहाँ बसा हुआ है, तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हो कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। अब कौसानी पहुंच चुके हैं हम और वहां पर जाकर बस रुकी है। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल ठगे रह गए हम लोग। लेखक को बहुत दुख हुआ कि ये तो छोटा सा उजड़ गांव है, बर्फ तो यहाँ दिख ही नहीं रही। तो अपने आप को उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। कितना खिन्न था मैं, कह रहे मैं बहुत परेशान था। अन्न खाते हुए बस से उतरा। अन्न खाते मतलब जबरदस्ती, मन नहीं था लेकिन फिर भी बस से उतरे क्योंकि वो आए वहीं के लिए थे। कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। बच्चों यहाँ पर नोट करने की बात है कि अन्न खाते जबरदस्ती बस से उतरे, मन नहीं था उन्हें, लेकिन जैसे ही वो उतरे तो वह मूर्ति से स्तब्ध खड़े रह गए। क्यों? कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। उन्हें सामने एक घाटी दिखी और उसमें जो था सौंदर्य वो बिखरा हुआ था। अब उन्हें सौंदर्य के दर्शन यहाँ पर हो गए हैं। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कलियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। अब ये जो कलियूर की रंग बिरंगी घाटी है उसका यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है, ये ध्यान से पढ़ना। हो सकता है इसका प्रश्न आ जाए। इसमें किन्नर और यक्ष ही बेटा, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। किन्नर और यक्ष ये देवताओं से संबंधित जातियां हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये इतनी सुंदर रंग बिरंगी घाटी है तो लगता है यहाँ पर तो देवता ही निवास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गैरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियाँ सी नदियाँ। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं वो कैसे लग रही हैं? बेलों की लड़ियों जैसी लग रही हैं। और तो यहाँ पर कलियूर की घाटी का एक बार हम देख लेते हैं कि ऐसी लग रही है जैसे कि वो रंग बिरंगी घाटी है और ऐसा लगता है जैसे किन्नर और यक्ष यहाँ पर वास किया करते थे। और ये घाटी 50 मील चौड़ी है। हरे मखमली कालीनों जैसे यहाँ पर खेत हैं। यहाँ की शिलाएं कैसी हैं? सुंदर गेरू रंग की हैं और लाल लाल रास्ते हैं यहाँ पर और इनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतारें। और यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं वो कैसी लग रही हैं? बेलों की लड़ियों के जैसी लग रही हैं। तो इस सौंदर्य को देखकर लेखक अभिभूत हो गए।
मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। लेखक के मन में क्या आया कि वह इन नदियों की जो बेलें लग रही हैं इनकी लड़ियों को उठाकर अपनी कलाई में लपेट लूं, जबकि वो क्या थी, नदियां थी। वो आंखों से लगा लूं, अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। उनको ऐसा लगा कि हम तो इस लोक के निवासी हैं नहीं, ये तो अन्य ही लोक है। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्हें जो कलियुग की घाटी थी वह ऐसी लगी जैसे कि वह स्वर्ग लोक में आ गए हों, और जो बहुत ही पवित्र हो और सुंदर हो, और ऐसा लगता था कि निष्कलंक, इस पे कोई कलंक, इसमें कोई दाग न लगे। तो यहाँ पर कैसे जाना चाहिए, जूते उतार कर पांव पोंछकर जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, और जहाँ ये हरे खेत और नदियों और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहां पर कुछ छोटे छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। अब उन्हें छोटे छोटे पर्वत भी वहां दिखाई देने लगे। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। फिर उसके बाद छोटे छोटे पर्वतों के बाद उन्हें बादल दिखाई दे रहे थे, और उन बादलों के पीछे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही। अब लेखक तो किसको ढूंढ रहे हैं, वो तो हिमालय पर्वत शिखरों को ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं उनकी निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। अचानक उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी निगाहें कहाँ पर हैं, उनकी निगाहें बादलों पर टिकी हुई है। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है। बादल तो चलते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं जब बादल हट रहे थे तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जो अटल है, जो हिलती ही नहीं है। क्योंकि बादल तो हिल रहे हैं, और जब पीछे से बर्फ वाले पर्वत दिखेंगे, दूर से दिखेंगे तो पर्वत ही, लेकिन वो हिलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वो कैसे थे, अटल है। ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद है, न रुपहला है, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ है। तो उन्हें बादलों के पीछे से जो हिमालय पर्वत की एक छोटी सी झांकी दिखी है, उसको देख के वह कह रहे हैं कि न तो ये सफेद दिख रहा है, न ये रुपहला है, और न हल्का नीला है, लेकिन ये इन तीनों का मिला जुला रूप का आभास भी उन्हें दे रहा है। यह है क्या, बर्फ तो नहीं है। तो लेखक यहाँ पर अचंभित हो गए। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा। तो उन्होंने जब वो देखा तो कि बर्फ नहीं है, फिर मन में ही विचार आया कि नहीं नहीं, ये बर्फ ही है। और इसी घाटी के पार वह नगाधिराज, पर्वतों में श्रेष्ठ, पर्वतों का राजा हिमालय, पर्वत सम्राट हिमालय है। फिर उन्हें लग गया ये हिमालय ही है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है, वैसे वह क्या सामने है, उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। तो कह रहे हिमालय पर्वत का एक छोटा सा शिखर है, और बादलों के पीछे से एक बच्चे की तरह देख रहा है, जैसे कि खिड़की में से कोई बच्चा देखता है। मैं हर्षातिरेक प्रसन्नता की अधिकता से चीख उठा, बर्फ वह देखो। तो वह लेखक जब बर्फ को देखा तो प्रसन्न चित्त हो गए और चीख उठे। क्या बोले वो, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सैन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया, वापस बादल छा गए। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया हो, खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। तो यहाँ पर उस पर्वत शिखर की तुलना लेखक ने एक छोटे से बच्चे से कर दी जो खिड़की में से झांक रहा हो, और परिवार के किसी सदस्य ने उसको खींच लिया हो कि कहीं वह खिड़की से न गिर पड़े। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपमा दी है उन्होंने। पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। अभी तक जो निराश थे लेखक, लेकिन उन्हें जो थोड़े से दर्शन उस पर्वत शिखर के हुए थे, उसमें लेखक को अचंभित कर दिया था। प्रसन्नता से वो भर उठे थे। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई थी। उस पर्वत शिखर के दर्शन से ही लेखक की खिन्नता, निराशा, थकावट सब दूर हो गई थी। हम सब आकुल हो उठे, अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। अभी तो उन्हें बहुत छोटे से दर्शन हुए थे, अब वो व्याकुल हो गए कि अब ये जल्दी से बादल हट जाएं और हमें दर्शन हो जाएंगे।
निरावृत, निरावृत जो किसी से ढका हुआ नहीं हो। भाई वह बादलों से ढका हुआ था और जब बादल हट जाएंगे तो वह निरावृत हो जाएगा। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी, और जब बादल हट जाएंगे और पर्वत शिखर के दर्शन होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी असीम सौंदर्य राशि ने अपना घूंघट धीरे धीरे हटा दिया होगा। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लेखक का दिल यहाँ पर बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, क्योंकि शुक्ल जी तो इस सौंदर्य को पहले भी देख चुके थे और लेखक प्रथम बार यहाँ पर आए थे तो उनको देख रहे थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब शुक्ल जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही लेखक की अधीरता को देखा था। अब समझे यहाँ का जादू और सोच रहे थे कि अब देखा यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया। डाक बंगले में जहाँ पर वह ठहरे थे तो खान सामे वहाँ पर खाना बनाने वाले ने उनको बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। तो कह रहे आप आए हो तो आज मौसम खुला है, और जो 14 टूरिस्ट आए थे वो पूरे एक सप्ताह यहाँ पर रहे लेकिन उनको बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। खुलने के यहाँ पर क्या है कि यदि बादल ही बादल होंगे तो मौसम खराब होता है, फिर बर्फ नहीं दिखती या हिमालय पर्वत के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन जब खुल जाता है, मौसम खुल जाता है, तो फिर पर्वतों के दिखने के आसार यहाँ पर हो जाते हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। सामान रखकर वह सब कहाँ बैठ गए? बरामदे में बैठ गए और एकटक सामने क्यों देखते रहे? उन्हें लगा कि कब उन्हें दर्शन हो जाएं। किसके दर्शन हो जाएं? हिमालय पर्वत के शिखरों के, जो बर्फ से आच्छादित हैं। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अब देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, बादल धीरे धीरे हट रहे थे और नए नए शिखर की हिम रेखाएं दिख रही थी, अनावृत हो रही थी, धीरे धीरे वो दिखाई दे रही थी। और फिर सब खुल गया, धीरे धीरे सब खुल गया, बादल बिल्कुल हट चुके थे। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला अब उन्हें क्या दिखने लगी? हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देने लगी, क्योंकि बादल अब हट गए थे। तो वो कैसी थी? ऊबड़ खाबड़ थी, रहस्यमयी सी दिखाई दे रही थी कि कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है, और रोमांचित करने वाली पर्वत श्रृंखला थी। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो वह खरोच यह पीर ही क्यों रह गई होती। तो कह रहे हैं कि उस पर्वतमाला के दर्शन करके उनके मन में जो भावनाएं उठ रही थी वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो व्यक्त कर पाता तो ये जो खरोच, जो उसके दिल में हुक उठती है, जो याद उठती है, वह क्यों रह गई होती, उसकी भावनाएं व्यक्त हो जाती। तो सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। कह रहे हैं जब बर्फ की सिल के सामने जो भाप उठती है और वो हमको शीतलता देती है, तो ये तो हिमालय पर्वत के सामने बैठे हुए हैं और उसकी शीतलता उनके माथे को छू रही है। और उनके जब माथे को छू रही है तो क्या क्या हो रहा है? सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। लेखक को लग रहा है कि हिमालय की शीतलता को छूकर, वो हिमालय की शीतलता से उनके मन के सारे अंतर्द्वंद, संघर्ष सब समाप्त हो गए हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो पुराने साधु सन्यासियों, उन्होंने 3 तरह के ताप बताए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो इनको त्रिताप कहा गया है। बच्चों क्या कहा गया है? त्रिताप कहा गया है। इस पर प्रश्न भी बनता है कि त्रिताप कौन सा है। तो त्रिताप है दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक तो
शरीर से संबंधित है, शारीरिक जो व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती है, उससे संबंधित ताप है दैहिक ताप। और दैविक ये परलौकिक ताप होता है, देवताओं से संबंधित है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप आते हैं तो ये सब किस पर है, ऊपर वाले पर निर्भर है। या फिर मोक्ष की इच्छा प्राप्ति हेतु जो भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो यह दैविक ताप होता है। और ये भौतिक, ये सांसारिक मोह माया से, भौतिक वस्तुओं से संबंधित ताप। तो देखा जाए तो मनुष्य इन तीनों तापों से ग्रस्त रहता है, जो एक प्रकार का कष्ट है। तो इसको शमित करने के लिए पुराने लोग कहाँ जाया करते थे, हिमालय जाया करते थे। तो लेखक ने जब आज हिमालय के दर्शन कर लिए तो उन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में उनके भी सारे कष्ट यहाँ पर दूर हो गए और इसीलिए पुराने लोग यहाँ पर आया करते थे। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, एक तथ्य, एक बात उनके मन में उत्पन्न हुई। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि। जब उन बर्फ को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये हिम राशि तो बहुत पुरानी होगी। किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। वो कह रहे पता नहीं किस काल से, किस आदिम काल से, कहाँ से शुरू हुआ है ये शाश्वत अविनाशी हिम, कभी खत्म नहीं होने वाली बर्फ इन शिखरों पर जमी हुई है, क्योंकि वो पिघलती तो कभी है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, वो अविनाशी है और क्या है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होने वाली। इन कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्नो। तो लेखक ने बताया है कि विदेशियों ने हिमालय पर जमी हुई बर्फ को चिरंतन हिम या एटर्नल स्नो कहा है, कभी खत्म नहीं होने वाली बर्फ। तो बच्चों यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, त्रिताप पर भी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए और जब ये पाठ पूरा हो जाए तो एक बार फिर भी उस पाठ को दोबारा खुद पढ़िए। आप आगे चलते हैं। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। अब सूरज ढल रहा था तो जब पर्वतमाला दिखाई देती है, पर्वत शिखर दिखाई देते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, ग्लेशियर भी होते हैं, बर्फीले स्थान होते हैं, ढाल होते हैं, पर्वतों के घाटियाँ दिखाई देती है। तो वो सब उनको अब नजर आ रही थी। आतंकित मन से मैंने ये सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ बैंक दरों में सिर्फ बर्फ के दरों में बर्फ के अंदर हूँ करते हुए बहते रहते हैं। तो लेखक के मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या पता कभी मनुष्य ने यहाँ पर अपने कदम भी रखे होंगे क्या, या फिर यहाँ पर बर्फ की आंधियाँ ही चलती रहती हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। जब सूरज डूबने लगा तो सूरज की जो लालिमा का रंग है वो बर्फ पर उतर आया है और ऐसा लग रहा है जैसे पिघली केसर उन ग्लेशियरों में बह रही है। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी और बर्फ पर जब लालिमा का प्रकाश पड़ रहा है तो वो कैसे लग रहे हैं, कमल के लाल फूलों जैसे लग रहे हैं। घाटियां गहरी पीली हो गई और घाटियों का रंग पीला हो गया, किसके कारण, सूर्य की लालिमा के कारण। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने लगे और चाय पीने में लगे। अंधेरा हो गया था तो वो सब उठकर फिर हाथ मुंह धोने लगे और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो। जब उन्होंने इतनी अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य को देखा तो उसके देखने के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी, गुमसुम हो गए थे, चुप हो गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वह उनसे कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो। तो ऐसा लग रहा है या तो कुछ खो गया या कुछ ऐसा मिल गया जिसको वो अंदर ही अंदर सहेज लेना चाहते हों या अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। अब क्या निकला, चांद निकला और थोड़ी देर में वो बाहर बरामदे में वापस आ गए। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हिमालय पर्वत सो गया हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। ये जो हमारे लेखक हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, बहुप्रतिभाशाली हैं ये। तो कह रहे हैं कि इस पर्वत श्रृंखला को, इस नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर कल्पनाहीन क्यों हो गए हैं वो, उनके मन में विचार उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे हैं उसको देखकर।
इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। हिमालय पर्वत के लिए लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, तो कह रहे हैं सबने इसके लिए इतनी चीज़ें लिखी हैं। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जानता। वो कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे मन में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पर कुछ नहीं, सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हिमालय है वो हिम सम्राट है, और इस हिम सम्राट के समक्ष सब बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचाई पर है, बहुत ही उच्चता धारण किए हुए हैं, शांत गंभीर सौंदर्य से युक्त ये हिम शिखर है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। अब उनके मन के अंदर जो शंका के बादल थे धीरे धीरे छटने लगे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। शिखर की क्या प्रकृति है? उच्च है, शांत है, गंभीर है, धैर्य है, संतोष है। उनमें ये सारे गुण हैं जो मनुष्य में कम ही होते हैं। तो कहते हैं कि जब उन्होंने उनको देख लिया तो उनके मन में भी शंका के बादल हट गए, उनके अंतर्द्वंद नष्ट हो गए, असंतोष दूर हो गया। तो कहते हैं इन शिखरों की जैसा ही है जो उनके मन में हलचल मच रही है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है। तो कह रहे हैं उनका मन भी इन्हीं हिम पर्वतों को देखकर इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है। अब उन्होंने यहाँ पर हिमालय को क्या बता दिया है? अपना बड़ा भाई बता दिया है। और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। तो कह रहे कि जो ये हिम शिखर है वह मुझे बड़े भाई की तरह उत्साहित कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुंठित हूँ और लज्जित हूँ, और ये मुझे उत्साहित कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। तो ये कौन कह रहा है? ये लेखक से हिमालय पर्वत कह रहा है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सैन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। वह विचार मग्न है लेखक, लेकिन जब भी सन्नाटा तोड़ा, किसने तोड़ दिया? चित्रकार सैन ने तोड़ दिया। वह क्या कर रहे हैं? रविंद्र की कोई पंक्ति को गा रहे हैं, और जैसे तंद्रा टूट गई। और जो लेखक विचार मग्न थे तो उनकी तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सैन। तो बर्फ को देखने के बाद सबसे ज़्यादा खुश कौन था? सैन था। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंडर स्ट्रक हैं। कहते हैं आश्चर्यचकित है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी। तो लेखक तो ये सारे विचार कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से। लेकिन जब वह सेन ने अजीब तरीके से ये प्रश्न किए तो उन्हें हंसी आई कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। अब सेन क्या करने लगा? यहाँ पर शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे, कि हम नए तरीके से हिमालय को देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है, और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। तो कहते हैं वो जो बड़े बड़े जीनियस बुद्धिमान लोग हैं, किसको कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर? यहाँ पर वह अत्याधुनिक चित्रशैली से नाराज हैं, तो उनके चित्रकारों पर वह कमेंट कर रहे हैं कि वो तो जीनियस है और सिर के बल पर दुनिया को देखते हैं। इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है। तो कहते हैं मैं भी सिर के बल हिमालय को देख रहा हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे। वहाँ पर बैजनाथ एक स्थान है, तो अगले दिन वो सब वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। तो जो गोमती नदी है उसकी उज्जवल बिल्कुल साफ जल राशि पानी में, गोमती नदी के बिल्कुल स्वच्छ पानी में क्या दिख रहे थे? किसके प्रतिबिंब दिख रहे थे? हिमालय की बर्फीली चोटियों के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेटा। तो क्या शिखरों पर तो पता नहीं मैं कब तक पहुंचूंगा, लेकिन उनके जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने खूब ध्यान से देखा, उसमें डूबा रहा, और आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, उनका मन दुखी हो जाता है जब भी उन्हें वह दृश्य याद आते हैं। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। तो कहते हैं कल जब ठेले पर लदी हुई बर्फ को देखकर उपन्यासकार मित्र
परेशान हो गए। और तो उनके दर्द को मैं भी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस सुंदर नैसर्गिक बर्फ की राशि को देखा था। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। तो कहते हैं जब मैं बर्फ की बात करके हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का एक बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम है कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। तो कहते हैं कि ये बर्फ की हिम राशियाँ हैं, इतनी सुंदर हैं कि बार बार वहाँ जाने को मन करता है। ऐसा लगता है वहाँ से बार बार बुलावा आ रहा है, लेकिन मजबूरीवश वहाँ पर हर बार नहीं जा सकते। तो कहाँ पर किसको देखकर मन बहला लेते हैं? ठेले पर लदी हुई बर्फ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हुक ही यही रहनी रहूंगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा। तो ये लेखक यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी ने कभी कहा था ऐसे ही क्षण किसी ठेलों पर लदे हिमालयों। अब ठेले पर लदे हिमालय, ठेले पर लदी हुई बर्फ अर्थात सांसारिक मोह माया में ग्रस्त। तो सांसारिक मोह माया में ग्रस्त होकर ही तुलसीदास जी ने कहा था, क्या कहा था? कब ही यही रही नहीं रहूं, कब तक मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा, कब तक ही मैं सांसारिक मोह माया में फंसा रहूंगा, कब मैं उच्चता को प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर वह ठेले पर लदी हुई बर्फ को देख पा रहे हैं, अर्थात वह भी सांसारिक चक्र में फंसे हुए हैं कि वह वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये इन्होंने विनय पत्रिका से ली है। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊंगा। तो यहाँ पर हिमालय को उन्होंने क्या बोला है? बंधु, भाई बोला है कि नहीं, मैं अवश्य वहां पर एक दिन आऊंगा, मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊंगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। तो बच्चों लेखक फिर लौट लौट कर वापस उसी नैसर्गिक सौंदर्य के सानिध्य में जाना चाहता है। तो बच्चों ये यात्रा वृत्तांत था जो बहुत ही विशिष्ट वर्णन शैली में लिखा गया है। तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।